वाहिद शख्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेके यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया यूरोप आने के लिए। तो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब किस वीज़े पे हैं? मैं यहाँ स्टडी वीज़े पे आया था और बिल्कुल मैं सिर्फ पासपोर्ट लेके आया था। पाकिस्तान में मेरा किसी बैंक में बैंक अकाउंट ही नहीं था। सच्ची? जब आपसे आप एम्बेसी में गए तो आपसे क्या सवालात हुए, और ख़ासकर जब आपसे स्टेटमेंट का पूछा तो आपने क्या जवाब दिया? दूसरा बंदा करना चाहे, कोई दिलचस्पी ले और इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई कर सकता है? क्या प्रोसीजर होगा इसका? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए शर्त ये अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें। मैंने ना आइट्स दिया, ना टोफल दिया, और ना कोई ऐसा टेस्ट दिया जिसकी बहुत ज़्यादा फीस हो। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर मारूफ। मैं आप लोगों के साथ अक्सर का डिस्कस करता हूं ट्रैवल टिप्स के हवाले से, और आज भी कुछ इसी तरह की वीडियो है। मेरे 2 छोटे भाइयों की तरह यहाँ हंगरी में मौजूद हैं, और मेरे जो है होस्ट भी यही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनसे इंटरव्यू करें। ये वो वाहिद शख्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेके यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया यूरोप आने के लिए। तो मैं इनसे बात का स्टार्ट करता हूँ। जी हमजा भाई, कैसे हैं? खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, दुआएं और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा भाई, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? मुझे यहाँ आए हुए 3 साल हो गए हैं। सही। तो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब किस वीज़े पे हैं? मैं यहाँ स्टडी वीज़े पे आया था और बिल्कुल मैं सिर्फ पासपोर्ट लेके आया था। पाकिस्तान में मेरा किसी बैंक में बैंक अकाउंट ही नहीं था। सच्ची? तो स्टेटमेंट और वो वाले मसाइल तो हमारे थे ही नहीं। अच्छा। और मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई थी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हुए भी। सही। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ, मतलब ये क्या क्या प्रोसेस था? आपने सारी चीज़ों को कैसे किया, और कैसे आपने सोचा कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं, यहाँ आना मेरे लिए कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं था। मुझे पता चला कि हंगरी की जो हुकूमत है वो हर साल पाकिस्तान से 200 बच्चों को यहाँ बुलाती है अपने खर्चे पे। सही। तो उसके लिए HEC पाकिस्तान में एक इदारा है जो टेस्ट लेता है, और वो 200 बच्चों के नाम शॉर्ट लिस्ट करके आगे हंगरी की गवर्नमेंट को भेजता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया उस टेस्ट के लिए, और टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए। 80 नंबर थे मेरे 100 में से। सही। तो HEC ने मेरा नाम हंगरी की हुकूमत को भेज दिया। यहाँ यूनिवर्सिटियों ने मेरा इंटरव्यू लिया, और ये स्लो प्रोसेस चलता है। ये 1 साल के दिसंबर से शुरू होता है और आप अगले साल सितंबर में यहाँ आते हैं। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वहाँ MA कर रहा था, पाकिस्तान में MA उर्दू कर रहा था मैं। वो प्रोसेस चलता रहा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाता था, कोई इंटरव्यू का कहते थे, कोई डॉक्यूमेंट मांगते थे, मैं दे देता था। तो बस फिर वीज़े के लिए जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं मांगा हुआ था। सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट से मैट्रिक FSC के रिज़ल्ट कार्ड, सनद और पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, फैमिली FRC, एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं। सही। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ लगाया और मुझे वीज़ा मिल गया। सही। तो ये सारा प्रोसेस अगर कोई दूसरा बंदा करना चाहे, कोई दिलचस्पी ले और इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई कर सकता है? क्या प्रोसीजर होगा इसका? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि नंबर अच्छे होने चाहिए, कम से कम 80% या उससे। हाँ, अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और हंगरी आ सकते हैं बगैर किसी खर्च के। सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हम लोग बहुत सारे लोग गांव देहातों से जिनको पता नहीं, वो अपने आप को अवेयर करने के लिए, मालूमात लेने के लिए कौन कौन से सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं? बस गूगल पे आप लिखें स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, तो आपको मिल जाएगा। HEC का पेज भी आ जाएगा, हंगेरियन गवर्नमेंट का भी आ जाएगा, और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से MBBS के भी ऑप्शन होते हैं। अब पिछले 1-2 साल से MBBS भी आप यहाँ कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री में आ सकते हैं, फार्मेसी, कोई भी फील्ड है आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर अच्छे हों, HEC के टेस्ट में अच्छे नंबर लें और आप यहाँ आ जाएंगे। सही। और मैं अभी रात मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे कहा कि आप इसके यहाँ PhD भी कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे किसी भी लेवल पे अंडर ग्रेजुएट FSC के बाद आपने अगर डिग्री की है, आप मास्टर्स के लिए आ जाए, यानी अगर BS किया हुआ है। अगर आपने पाकिस्तान में MPhil किया हुआ है तो यहाँ PhD के लिए आ सकते हैं। तो बैचलर्स, मास्टर्स, PhD तीनों लेवल की यहाँ पे
अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं और सीट्स भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जो 200 बच्चे होते हैं, 120 के करीब बैचलर्स के होते हैं और 50 के करीब मास्टर्स के होते हैं और बाकी PhD के होते हैं। सही। अच्छा हमजा भाई, एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा और वजाहत के साथ बता दें कि जब आपसे आप एम्बेसी में गए तो आपसे क्या सवालात हुए, और ख़ासकर जब आपसे स्टेटमेंट का पूछा तो आपने क्या जवाब दिया? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था एक ऑफिशियल। ज़ाहिर है मैं गांव में मैं रहता हूं और कोई जॉब नहीं थी और ना पता ही नहीं था कि किसी और की बैंक स्टेटमेंट लगाई जा सकती है या बनाई जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए ये कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं था, बस प्रोसेस चल रहा था। जो वो कहते थे आप ले आएँ, जो मेरे से होता था मैं वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता था, जो नहीं था वो मैंने उन्हें बता दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहाँ स्टे कैसे करेंगे। तो स्कॉलरशिप में स्टे भी कवर होता है, फ़ीस भी कवर होती है और कुछ ना कुछ पैसे भी हर माह मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ काम कर सकते हैं, 20 से 24 घंटे एक हफ्ते में आप काम कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ काम कर लूँगा और अपना जो है मैं सेटअप चला लूँगा यहाँ। मुझे एक चीज़ का और भी जवाब चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं इंग्लिश के, कोई बंदा टॉफल कर रहा है, कोई बंदा आइलेट कर रहा है, तो इनकी किस हद तक ज़रूरत है, या इसके अलावा भी कोई ऐसा है कि जो कोर्स किया जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज? क्योंकि जो ये आइलेट और टॉफल हैं ये बहुत महंगे हैं पाकिस्तान में, इनकी फ़ीसें, और गरीब बंदा इसको कर भी नहीं सकता क्योंकि फ़ीसें और बाकी सारी चीज़ें इतनी होती हैं। तो थोड़ा इसके बारे में रहनुमाई फरमाएँ कि इसमें और क्या हो सकता है, या आपने क्या किया था? डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें। मैंने ना आइट्स दिया, ना टॉफल दिया और ना कोई ऐसा टेस्ट दिया जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ीस हो। ठीक है। तो अगर तो आपने जहाँ से FSC की है या आपने BS किया है, जो भी आपका आखिरी इदारा है जहाँ आप पढ़ते रहे, आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवाएं कि वहाँ आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। सही। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। एम्बेसी में मैंने जब मैं जा रहा था, एक टेस्ट है इंग्लिश स्कोर, उसकी $20 फ़ीस है सिर्फ। अच्छा। और वो जो है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से होता है ऑनलाइन। ठीक है। तो मैंने वो टेस्ट दे के एम्बेसी के लिए साथ लगा दिया था, पर एम्बेसी ने उसे कंसीडर नहीं किया और वो मतलब रिपोर्ट्स वापस आ गई थी साथ। तो एम्बेसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर दे रही है, आप उनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं और एम्बेसी में आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दैट्स इनफ। सही। तो मतलब ये सारी चीज़ें हों, बंदा ट्राई करे और ट्राई करने से फ्री में भी हो जाता है। अच्छा, कहीं पे कोई पैसे देने की ज़रूरत पड़ी या कहीं पे कोई किसी तरह का कोई और एक्सपेंस? नहीं, पैसों की नहीं पड़ी, लेकिन ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन और ये बेसिक खर्चे तो ज़ाहिर है होंगे। वो अगर आप हंगरी नहीं आएंगे, कहीं भी जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स तो आपको अटेस्ट कराने पड़ेंगे। बाकी बचती है टिकट। पाकिस्तान से हंगरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती, टिकट महंगी होती है यूजुअली। तो वो टिकट जो है HEC ने रीइंबर्स कर दिए थे मेरे पैसे जितने की भी मेरी टिकट। सही। चलें दोस्तों, मेरा ख्याल है ये मालूमात आपके लिए काफ़ी होगी आज के लिए। अगर आप भी यहाँ ट्राई करना चाहते हैं, स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं, ख़ासकर हंगरी में, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी सवाल का जवाब रह जाए तो आप मुझसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, या दोबारा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और होपफुली मैं इसका आपको आंसर दूंगा। तो मैं इस दुआ के साथ आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।